नमस्कार। शब्दावली 2024 के शब्दावली हॉल के इस सत्र में आप सभी का स्वागत है। इस सत्र में हम पुरस्कृत अनुवाद अंबर परियां, जो मूलतः पंजाबी का नावल है, उपन्यास है, उसके अनुवादक हैं श्री सुभाष नीरव जी, जो 4 दशकों से अधिक से भी ये अनुवाद कार्य में लगे हुए हैं। और सर, सबसे पहले बहुत बहुत बधाई आपको, इस लोकप्रिय पुस्तक को पुरस्कार मिला है। आज के इस सत्र के अध्यक्ष हैं डॉक्टर इंद्रजीत सिंह, हिंदी साहित्य में देहरादून में नामी जानी हस्ती और हिंदी साहित्य में अद्भुत योगदान। सर, आपका भी स्वागत। और मैं सोमेश्वर पांडे आपके साथ इस सत्र में आपकी ओर से सुभाष नीरव जी से ये जानने के लिए कि ये सिलसिला कैसे चला जो अंबर परियां हमारे सामने हिंदी में आया। उससे पहले कि मैं सर प्रश्न शुरू करूं, मैं ये बताना चाहूँगा, सुभाष नीरव जी खुद एक लेखक हैं और केवल उपन्यासी कहानियाँ ही नहीं, कविताओं का भी अनुवाद कर चुके हैं, खुद भी लिखते हैं। सबसे पहला प्रश्न सुभाष सर यही कि थोड़ा सा जो हमारे दर्शक हैं उनको बताने के लिए कि अंबर परियां ही क्यों, अनुवाद के लिए अंबर परियां ही क्यों। अध्यक्ष महोदय, अनुमति है, प्लीज। सोमेश्वर जी, इंद्रजीत जी और सभागार में उपस्थित सभी गणमान्य मित्रों, सवाल सोमेश्वर जी का सरल भी है और कठिन भी है। 2 स्तरों पर ये सवाल उठता है। मेरे साथ ऐसा है कि मैं हूँ तो मूलतः पंजाबी, और मैंने 3 साल स्कूल में पंजाबी सीखी है, क्योंकि मेरे परिवार में पंजाबी बोलनी बंद हो गई थी। विशेष रूप से मैंने 3 साल सीखी है। लेकिन मैं हिंदी बेल्ट का पढ़ा हुआ हूँ, हिंदी का लेखक हूँ, हिंदी में कहानियाँ लिखता हूँ, हिंदी में कविताएं लिखता हूँ, हिंदी में अन्य विधाओं पर भी मैं काम करता हूँ। और जब मैं अनुवाद में आज से 44 साल 45 साल पहले से मैं अनुवाद कर रहा हूँ, तो मेरे पास अगर कोई अनुवाद की किताब आती है या मैं खुद चूज करता हूँ पढ़ने के बाद में, तो मेरे अंदर 2 व्यक्ति सबसे पहले सिर उठाते हैं। एक मेरा जिज्ञासु पाठक और दूसरा लेखक। पाठक के रूप में उसको मैं पढ़ता हूँ और लेखक तर्क के माध्यम से मुझे उकसाता है कि भाई इसमें क्या है। और तीसरा व्यक्ति जो मेरे अंदर पंजाबीयत से भरा हुआ व्यक्ति बैठा है, वो कहता है कि अगर तुमने हिंदी में इस किताब को देना है तो ऐसा क्या है इस किताब में कि वह अनुवाद उसका हो। तो मित्रों, मैंने जब अंबर परियां अनुवाद किया, ये किताब है, इसका जो लेखक है बहुत यंग, मतलब युवा पीढ़ी का लेखक है। फिलहाल वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है। इसके कहानी ने मुझे बहुत प्रभावित किया था। पंजाब कृषि प्रधान प्रांत है, किसानी की समस्या वहाँ आज भीषण रूप ले चुकी है। और उसने एक कहानी लिखी, लेखक का नाम है बलजिंदर नसराली। नसराली इनका गांव है। वो कहानी लिखी उन्होंने किसान की इस वर्तमान समस्या पर, किसान की बदहाली पर। और किसान की बदहाली की कहानी कहते कहते वो एक प्रेम कथा भी कहते हैं। व्यक्ति, मैं समझता हूँ कि जीवन में
कोई एक बिरला होगा जिसने कभी प्रेम ना किया हो, या युवापन में ना किया हो, या कहीं प्रेम करता जरूर है। हाँ, तो मैंने ये जो किया है अनुवाद इसलिए किया है कि एक तो युवा लेखक था, और मैं युवाओं को बहुत तरजीह देता हूँ। जो पंजाबी में युवा लेखन होता है, उसकी अगर कोई किताब या कोई कहानी मेरे को हॉन्ट कर जाती है, मुझे लगता है कि हिंदी के पाठकों के सामने जानी चाहिए, तो उसको मैं अनुवाद जरूर करता हूँ, और ये उसी का परिणाम है। धन्यवाद सर। मैं माफ़ी चाहूँगा क्योंकि ये अगले हमारे उसमें प्रश्न आएगा। जैसा आपने कहा, चड्ढा साहब बैठे हैं, आदरणीय वाजपेयी जी बैठे हैं, पंजाबी की बात की, पंजाबी के बारे में कहा जाता है। पंजाबी क्या, पंजाबी में कहा गया है हर मातृभाषा जो होती है सबसे मीठी होती है। तो मुँह बोलियो मिठी पंजाबी साड़ी, ऐसे बोलते हैं, ठीक है। तो माखियों मीठी बोला जाता है उसको एक्चुअली, कि सबसे मीठी है जुबान। तो मातृभाषा जो होती है वो, मैं कहता हूँ कि कहीं ना कहीं वो एक कशिश भी आपकी ओर रही होगी कि आप जहाँ इसको अधिकांश जनता तक अंबर परियां को पहुंचा रहे हैं, वहीं एक मातृभाषा के हित में भी एक कार्य कर रहे हैं कि उसमें रचा हुआ साहित्य, अभी जैसे चड्ढा साहब से भी बात हो रही थी ऑफ द रिकॉर्ड कि अनौपचारिक रूप से, कि हमें अन्य भाषाओं का साहित्य हिंदी में लाना चाहिए। तो ये एक आपकी बहुत बड़ी सेवा रही। इसका जो आमुख जो समीक्षा दी है वो सुरजीत पात्र जी ने दी है, जिसमें उन्होंने इस नावल के बारे में कहा है। आदरणीय सुरजीत पात्र जी, हम उनको श्रद्धा से याद करते हैं। अभी हमारे बीच वो नहीं है। पंजाबी साहित्य को, कविता को, हिंदी साहित्य को उनकी बहुत बड़ी देन है। ख़ास तौर पे हम लोग जब कॉलेज में पढ़ा करते थे तो मुझे 2 लाइनें उनकी याद आती हैं। हम लोग जब नए नए लिखते थे, डर लगता था कि ना तो छंद आते हैं, ना बहर पता है, ना काफिया पता है, ना रदीफ पता है, तो लिखें कैसे। तो उनकी 2 लाइनों ने बड़ा सहारा दिया था कि ओ होर होणगे जिहड़े लिखदे ने बहरां अंदर, वो और होंगे जो बहर के अंदर लिखते हैं। ओ होर होणगे जिहड़े लिखदे ने बहरां अंदर, मैं तां दिल दे लहू च डुब के लिखी है ये गज़ल। उनकी इन पंक्तियों ने न जाने हम जैसे कितनों को प्रेरित किया कि ठीक है, आप लिखिए, अभिव्यक्ति का माध्यम है लिखना, आप लिखिए, बाकी चिंता छोड़ दीजिए। उन्होंने इस पे समीक्षा दी है जो बहुत बड़ी बात है। उन्होंने कहा कि भविष्य में विवाह प्रथा का स्वरूप क्या होगा, इस सवाल को उपन्यास की पृष्ठभूमि में बहुत बारीक ढंग से समाहित किया गया है। ये पूरी, जैसा सुभाष जी ने बताया, ये पूरा जो उपन्यास है एक अंबर परियां, परियां शब्द पे मैं थोड़ा जोर देना चाहूँगा। अंबर इसका मुख्य किरदार है, और परियां जो है आप जानते ही हैं सब लोग। तो ये जादुई यथार्थवाद का एक कड़ी है, ये उपन्यास उस पर आधारित है। हमारी कल्पना, हमारी फैंटासी, उसको लेके चलता है। एक जीवन जो वास्तव में हम जीते हैं, और एक जीवन जिसकी हम कल्पना करते रहते हैं, निरंतर मानव कल्पना करता रहता है। मैं एक प्रश्न और पूछना चाहूँगा सर, कि इस पूरे उपन्यास में जो ये बलजिंदर नसराली जी का है, सौभाग्य था हमारा कि हम जब हिंदी वर्टिकल हो रहा था तो सुबह अपना बलजिंदर नसराली जी हमारे साथ ही थे। उन्होंने इसकी स्टोरी भी बताई। काफ़ी कुछ लेखक के अपने जीवन से भी प्रेरित होता है, और काफ़ी कुछ जो उसके आसपास घटित होता है उससे होता है। इन घटनाओं में हर चीज़ का जिक्र है। पंजाब का जिक्र है, जम्मू का जिक्र है, एक राज्य से दूसरे राज्य जो जा रहा है। वैसे तो मैं ये कहूँगा कि जब एक गली से दूसरी गली भी जाते हैं तो ये बोला जाता है ये पिछली गली वाले हैं, ये उधर रहते हैं, ये राजपुर रोड वाले हैं, ये कैनाल रोड वाले हैं, ये रायपुर वाले हैं। ठीक है, हमारे हिंदुस्तान के अंदर भी छोटे छोटे हिंदुस्तान बहुत से हमने बना रखे हैं, लेकिन जब समेकित होता है तो हम पूरा हिंदुस्तान है। ऐसे ही इसमें बहुत कुछ दर्शाया गया। इसमें पर्यावरण का चिंतन है, इसमें इतिहास है, ठीक, इसमें शिक्षा है, इसमें हमारी कल्पनाएं हैं। कल्पनाओं का यथार्थवाद भी है, उसका सही और गलत का तार्किक विश्लेषण भी है, क्या सही क्या गलत। और जो हमारे संबंध हैं, जो भारतीय पारिवारिक संबंध हैं, उनके प्रति हमारी प्रतिबद्धता, हमारा निश्चय, और हमारा जो बंधुत्व है दोस्तों के साथ, उस सब की चर्चा है। इस सब से मैं एक ही प्रश्न पूछना चाहूँगा सुभाष साहब, इस पूरी पुस्तक में आपको वो कौन सी घटना लगी जो लगा कि हाँ, ये इस पुस्तक की सबसे बेस्ट घटना है, सबसे श्रेष्ठ घटना है? सोमेश्वर जी, जिस बात को अभी आपने रेखांकित भी किया है, जादुई यथार्थ की एक बात उठाई है आपने, और सच माने तो मैं जादुई यथार्थ मानता नहीं हूँ।
यथार्थ यथार्थ होता है, लेकिन एक मुहावरा चल गया है जादू ये था। आदमी जो है वो जन्म से लेके मृत्यु तक कभी भी अपने सपनों से विलग नहीं हो सकता। और युवा जो होता है वो सपने बहुत देखता है, और सपनों में हमारे जो बैकग्राउंड रहा है बचपन का, कि हमको बचपन में ही परियों की कहानियाँ सुनाई जाती थी, और परियों से बच्चों को लगाव भी हो जाता है। यहाँ जो अंबर है वो एक पारिवारिक पात्र है, उसके 2 बच्चे हैं और पत्नी है, उसको पढ़ाता है, सब कुछ है, लेकिन वो अच्छा शिक्षक है, अच्छा लेक्चरर है, अच्छा एक सामाजिक प्राणी है, लेकिन उसके दिमाग में, उसके मस्तिष्क में हर समय एक सपना चलता रहता है, सौंदर्य की खोज, खूबसूरती की खोज। और उसके तहत वह अपनी पत्नी के अलावा जिन खूबसूरत महिलाओं से संपर्क में आता है और संबंध बनाता है, वो कुछ भी नहीं है, वो परियां ही हैं। उसके जीवन की वो परियां हैं, और उन परियों से वो जीना चाहता है। तो एक खंड आता है इसमें, जब वो 7वें आसमान पर जाकर परियां ले खोजता है, और परियां वहाँ कहती हैं वो कि अगर तुम हमारे साथ रहना है तो तू धरती पे नहीं जा सकता। और इस उपन्यास की खूबसूरती यही है कि वो जो फैंटेसी क्रिएट की गई, उस फैंटेसी में अंबर सारा कुछ करता है, और अंत में जोया जो अंतिम उसकी वो होती है, जिसके साथ वो शादी करने के तक का वो कर लेता है, खूब तय सा हो जाता है, परिवार छोड़ देना चाहता है, उसकी मिसेज आत्महत्या तक करने चाहती है, लेकिन वो वापिस आता है, अपने परिवार के पास आता है। सबसे ज़्यादा सकारात्मक जो इसमें बिंदु है अंत में, कि आज जो समाज है हमारा, जहाँ विवाह परंपरा हमारी वर्षों चल रही है, उस पर भी ये बात करता है कि आपके बच्चे हैं, आपकी पत्नी है, जिसको पढ़ाकर आपने लेक्चरर लगवाया, और आप उनके बच्चों के सपनों को अपनी परियों की बदौलत, अपने सपनों की परियों की बदौलत आप उसको ध्वंस करना चाहते हैं। तो ये सारा उसका लबोलुआब है कि वो वापिस आता है। सबसे अच्छा में जो वही है अंत में, जब वो उसकी वापसी होती है। वापसी ऐसे नहीं कि फिजिकल वापसी, वापसी ऐसी कि मानसिक वापसी, वापसी ऐसी कि वो पूरा नीचे से ऊपर तक विचारों के तहत जो निचोड़ निकाल के बात करता है तो उसको रास्ता यही नहीं आता कि मेरे बच्चे हैं, मेरी वाइफ है जिसको मैंने एजुकेटेड किया, पढ़ाया और लेक्चर लगाया, और वो अपने परिवार की तरफ आता है, छोड़ देता है वो जोया को, छोड़ देता है वो अमनीत को। धन्यवाद। क्या होता है कि कुछ अंश जो हमें प्रिय होते हैं और कुछ अंश जिनसे हम सहमत नहीं होते, इन दोनों का अनुवाद करने में ही सबसे बड़ी कठिनाई आती है। जो अंश प्रिय होते हैं उनमें हम, जो हमारे लाइक्स हैं, जो हमारी चॉइसेस हैं, वो प्रभावित ना कर जाएं, और जो हमें अंश प्रिय नहीं होते हैं, निश्चित रूप से कुछ ना कुछ अंश ऐसे होते हैं, जैसे वो पाश्चात्य सभ्यता के वो डाइवोर्स पार्टीज़ की बात करते हैं, इसमें सब करते हैं, उनमें निश्चित रूप से क्योंकि हमारे समाज से वो नहीं है, हम उस परिवेश में पले बड़े नहीं हैं, तो उनके प्रति हमारा जो एक विलगाव होता है, उसमें हमारे शब्दों का बलात् उसमें घुस जाना बहुत कई बार संभव होता है। हालांकि अनुवाद का मुख्य नियम ही ये होता है कि जोड़ना कुछ नहीं है, कम कुछ नहीं करना है, मूल के नज़दीक जितना ले जा पाएँ वो ही लेके जाना है। इसमें क्योंकि डोगरी भी है, इसमें विदेशी भाषाओं के कुछ शब्द भी हैं जिनको आपने यथावत रखा है, और डोगरी तो जब तक उसका जम्मू का प्रवास चलता है, डोगरी तो बार बार उसमें शब्द आते हैं, आपने यथास्वरूप रखा है। उसमें पंजाबी भी है, और आपने बड़े अच्छे से खास तौर पे डोगरी और डोगरी प्रभावित पंजाबी जो जम्मू की बेल्ट में बोली जाती है वो, और फिर जो मलेरकोटला के एरिया की जो पंजाबी है, उसमें आपने बड़ा एक तालमेल बिठाए रखा है। क्या इसको अनुवाद करते समय
आपको कहीं ऐसा लगा कि इसको भी अनुवाद में हिंदी में जाना चाहिए ताकि पाठक जो ठेठ हिंदी भाषी है वो भी इन शब्दों को समझ पाए? जैसे हम चर्चा कर रहे थे कि फिरनी शब्द आया, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, मुंडिया, ठीक है, और तुसा कहीं जाना, वो सब ऐसे कुछ कुछ प्रभावित हैं जो डोगरी के शब्द आते हैं उसमें। और अंत में वो जब रूसी करेक्टर आता है तो उसमें रूसी के भी कुछ शब्द आते हैं। तो आपका उनको अनुवाद करते समय आपका क्या नज़रिया था कि मूल लेखक की भाषा को यथास्वरूप रखना है? अगर रखना है तो क्यों? क्योंकि पहला तो बतौर अनुवादक तो आप अनुवाद ही करने गए होंगे, लेकिन फिर उसको आपने मूल स्वरूप में रखा। सोमेश्वर जी, अपनी अनुवाद की लंबी यात्रा में मैंने ये सीखा एक अनुवादक के तौर पर कि मुझे अनुवाद पंजाबियों के लिए नहीं करना है, मुझे अनुवाद अपने हिंदी बेल्ट के लिए करना है। अगर मेरी हिंदी बेल्ट के जो पढ़ने वाला है, इसको जिसके लिए मैंने हिंदी में अनुवाद किया है, वो इसको कैसे कंसीव करेगा, किस तरह की भाषा है, क्या मैं रखूँगा, क्या छोड़ूंगा, क्या जोड़ूंगा। तो जोड़ने और घटाने की तो अनुवाद में संभावनाएं बहुत कम हैं, लेकिन मैं कभी कभी छूट ले लेता हूँ और ले लेनी भी चाहिए। लेकिन बहुत से मसले ऐसे होते हैं जहाँ छूट आप नहीं ले सकते हैं। इस उपन्यास में सबसे पहली बात मैं आपको ये बता दूं कि उस उपन्यास ने मुझे चैलेंज तो दिया, लेकिन मेरे को कोई भी मुश्किलात मेरे सामने पेश नहीं की। भाषा के स्तर पे, शिल्प के स्तर पे, विचार के स्तर पर और अन्य जो बातें हैं शिक्षा जगत की, राजनीति की, जो भी हैं, वो मैं उससे तालमेल बिठाए रखा। और मैंने कहा कि ये मूल लेखक जो कह रहा है ये उसकी किताब है, उसका उपन्यास है, तो मूल कहानी के साथ तो अनुवादक नहीं छेड़छाड़ कर सकता। रही डोगरी की और इसमें कश्मीरी और दूसरी भाषाओं की आती हैं, तो अनुवाद में खुशबू लाने के लिए मैंने उनको बिल्कुल भी अनुवाद नहीं किया। कारण क्या है कि जब आप टेक्स्ट के साथ उसको पढ़ते हैं तो वो अर्थ अपने आप खोल देता है। और पंजाबी के गाने तो मैं साउथ में गया, तमिलनाडु में, तो मेरा जो ड्राइवर था, टैक्सी वाला या जो भी था, वो जानता नहीं था कि मैं पंजाबी हूँ। वो पंजाबी की कैसेट गाने लगा रखी और झूम रहा, ड्राइव कर रहा। तो मैंने उससे पूछा कि भाई तुम्हें समझ भी आ रहा है? कह रहा है जी ना, ये समझ उसने जो भी टूटी फूटी हिंदी में, लेकिन मुझे आनंद बहुत आता है। मतलब ये तो कहने का मतलब ये है कि मैंने जो भी अनुवाद इसका किया है उसमें कोशिश रही है कि सरल भाषा में हो, मेरे हिंदी के पाठक को कोई दिमागी कसरत ना करनी पड़े, और जिस भाषा से मैं हिंदी में ला रहा हूँ उस भाषा की खुशबू भी थोड़ी बहुत इसमें अनुवाद में आ जाए। पता नहीं मैं कितना सफल हुआ, मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये मेरे जब मैं काम कर रहा था तो मेरे जहन में पक्की तौर पर बैठा था कि इस उपन्यास में तुम्हें कोई कठिनाई नहीं आएगी। जैसे बहुत से उपन्यास करता हूँ, बहुत सारे शब्दों को लेकर बातचीत होती है लोगों से जो पुराने लोग हैं, और डिक्शनरियाँ कंसल्ट करनी पड़ती, लेकिन इस किताब में कोई ऐसा भाषा के स्तर पर, शब्दों के स्तर पर मुझे कोई मुश्किलात नहीं आई। और मैं समझता हूँ कि अगर किसी भाषा में कोई चीज़ हूबहू रख दी है हमने, तो भाई हिंदी वालों को भी पता होना चाहिए कि ये पंजाबी की फ्लेवर लिया हुआ शब्द है। अब जो मैंने आपसे अनौपचारिक बात की थी फिरनी का, गांव में, पंजाब में रोड, गांव के चारों तरफ एक कच्चा रास्ता होता है जिसको फिरनी बोलते हैं, मतलब सर्कुलर रोड होती है, मतलब जो है किसी तरफ से भी आप गांव में घुस जाए तो घुस जाओगे आप, मतलब जो है। तो उसका मैंने जब पहले सारिका में कहानी एक छपी थी, उसका मैंने फुटनोट डाला था, तो हमारे जो संपादक थे उसने उस फुटनोट को काट दिया। वो खुद भी पंजाबी थे लेकिन हिंदी में लिखते थे, बहुत बड़ा नाम था, रमेश बत्रा नाम था उनका। तो मैंने कहा कि भाई इसको पाठक हिंदी का कैसे समझेगा। तो मैंने उनसे कहा, जब कहा तो उन्होंने कहा कि ऐसा है, मैं नहीं जवाब दूंगा, तुम किसी उत्तर प्रदेश के किसी पाठक को ये पढ़वाना और उनसे पूछना कि भाई तुम्हें
आपके मतलब समझ में आया? ये एक पैरा पढ़ा। तो मैंने ऐसा ही किया और मैंने पूछा भाई समझ में आया ये फिरनी क्या है? तो बोला जी इसका जो टेक्स्ट है सब बता रहा है। बोले सर आपने गांव बचपन में लकड़ी की फिरकी घुमाई है गोल गोल? मैंने कहा हाँ। कहने कि फिरनी एक ऐसा शब्द है जिसको आपके लिए कोई शब्दकोश देखने की जरूरत ही नहीं है। ये खाने वाली फिरनी नहीं है, एक फिरनी वो भी होती है जो हम सरगी के वक्त खाती हैं जब करवा चौथ होता है, ये दूसरा शब्द है। मतलब तो इस तरह की छूट भी हम कभी बार ले लेते हैं। धन्यवाद। मैं डॉक्टर साहब आपसे अनुरोध करूंगा कि इस पुस्तक के बारे में चर्चा को और आगे बढ़ाइए। धन्यवाद सोमेश्वर जी। इस सभागार में उपस्थित आदरणीय वाजपेयी जी, प्रोफेसर चड्ढा मैडम, ममता किरण जी, डॉक्टर सुशील उपाध्याय, सचिन जी, और मुझे बड़ी अच्छी बात लग रही है कि केंद्रीय विद्यालय के मैं प्रिंसिपल रहा हूँ, वहाँ से 25 बच्चे केंद्रीय विद्यालय नंबर 2 से आए हुए हैं, उनके टीचर्स हैं रवि जी और अंजू जी, एक और विद्यालय के बच्चे। मुझे ये वैली ऑफ वर्ड्स का ये आयोजन बहुत अच्छा लगता है कि ये नई पीढ़ी को जोड़ा जाता है। नई पीढ़ी में भी संस्कार आने चाहिए रीडिंग के लिए, राइटिंग के लिए, और क्रिएटिव राइटिंग में बड़ा काम हो रहा है। और हमारे जो नई पीढ़ी बैठी है उसमें बहुत से बच्चे जो कहानियाँ भी लिखते होंगे, कविताएं भी लिखते होंगे, निबंध भी लिखते होंगे, और यही एक प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से वो सीखते हैं। हमारे बीच बहुत अच्छी गज़लगार, बहुत अच्छे कवि वाजपेयी जी और मैडम बैठे हुए हैं। तो ये मेरे लिए बड़े सम्मान की बात है कि आज इस पुस्तक पे जो चर्चा हो रही है। तो सबसे पहले तो मैं सुभाष नीरव जी को बधाई देता हूँ कि उनको 1 लाख रुपए का पुरस्कार दिया है अनुवाद के लिए, तो तालियां बनती हैं। मूल रूप से तो बलजिंदर नसराली साहब जो आ नहीं पाए, आज सुबह मेरी उनसे बात हुई थी। तो देखिए, मूल लेखक और अनुवादक, मैंने पहले भी एक बात कही थी पिछले कार्यक्रम में कि जैसे कृष्ण की 2 माएँ हैं, एक तो देवकी जिसने जन्म दिया है और एक यशोदा जिसने पाला है, और दोनों का समान महत्व है। तो जिस व्यक्ति ने पंजाबी में पुस्तक लिखी है उसका स्थान तो देवकी जैसा है, और जो व्यक्ति अनुवाद के माध्यम से दूसरी भाषा के लोगों तक अपनी बात पहुंचाता है उसको मैं यशोदा का रोल मानता हूं। तो ये अनुवादक की भूमिका भी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। कृष्ण को पालने बढ़ाने में देवकी ने तो केवल जन्म दिया, लेकिन यशोदा का योगदान ज़्यादा है। और अनुवादक की भूमिका और भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उसको दोनों भाषाओं में पारंगत होना पड़ता है। क्योंकि पंजाबी से आप हिंदी में अनुवाद कर रहे हैं तो आपको हिंदी तो अच्छी आती है क्योंकि आप हिंदी में अनुवाद कर रहे हैं, लेकिन जिस भाषा से आप अनुवाद कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि उस भाषा में भी आप पारंगत हो। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि अनुवाद के माध्यम से ही सारे एक देश का लेखक, कवि, नाटककार दूसरे देश तक पहुंचता है। मैं लगभग 6 साल मुझे रशिया में जाने का मौका मिला, वहाँ रहने का मौका मिला, तो वहाँ मुझे पता लगा कि सबसे ज़्यादा भारत के कोई व्यक्ति लोकप्रिय हैं। बताइए कौन लोकप्रिय हो सकता है साहित्य में? बच्चों में से मैं चाहता हूँ, जो मेरे बाएं दाएं दोनों बच्चे बैठे हैं सारे, बहुत से, भारत का कौन सा ऐसा कवि या लेखक है जो उस जमाने में सोवियत संघ था, अब तो खैर रशिया रहेगा एक कंट्री, तो रूस में कौन सा लेखक प्रसिद्ध होगा बताइए? भारत का ऐसा कौन सा मशहूर लेखक है जो बहुत मशहूर है? फिर मैं बताऊंगा, अभी 3 नाम भी बताऊंगा। अनुमान लगाइए, हमारे बच्चे जो 2-3 विद्यालयों से बैठे हुए हैं। यस प्लीज। प्रेमचंद जी और रामधारी सिंह दिनकर, टैगोर भी किसी ने बोला। हाँ, तो ये बात जो आपने कही है, टैगोर जो है नंबर 1 है। रविन्द्रनाथ टैगोर की वहाँ बहुत बड़ी मूर्ति भी लगी हुई है, तो मैं बच्चों को बधाई भी देता हूँ कि उनको अनुमान लगाया। टैगोर का कद बहुत बड़ा है और उनकी जो नोबेल प्राइज़ मिलने के बाद तो नेचुरली पूरी दुनिया उसको फिर सलाम करती थी। और आप जानते हैं कि बांग्लादेश और भारत का राष्ट्रगान भी उन्हीं का लिखा हुआ है। टैगोर की बड़ी प्रतिमा के साथ साथ ये आप सबके लिए अचरज की बात हो सकती है कि टैगोर की उनके समस्त साहित्य को 8 खंडों में प्रकाशित किया गया रूसी भाषा में, और उसकी 30 लाख प्रतियां वहाँ पर बांटी गई, बेची गई, या उनको बांटा गया वो एक अलग बात है। और दूसरे नंबर पर प्रेमचंद, उनकी 25 लाख, उनकी किताबों की जो उनके उपन्यास कहानियाँ, उसकी 25 लाख प्रतियाँ पूरे सोवियत संघ में बेची गई या बांटी गई। और तीसरे नंबर पर वो एक नया नाम है, शायद आप लोगों ने कम सुना होगा क्योंकि वो उर्दू के लेखक हैं, कृष्णचंद्र।
कृष्णचंद्र साहब जो हैं, उनकी एक बड़ा मशहूर नावल है एक गधे की आत्मकथा, आप पढ़ें, बड़ा आनंद आएगा। हो सकता है आप में से बहुत से लोग जानते हो, उनको पद्म भूषण सम्मान भी भारत सरकार ने दिया। तो ये 3 लोग, दिनकर जी भी लोकप्रिय हैं, वहाँ और भी लोग, अज्ञे जी बहुत लोकप्रिय हैं, बहुत से लोग लोकप्रिय हैं, लेकिन जो हायरार्की की बात करें तो टैगोर सबसे ज़्यादा लोकप्रिय। और बच्चन जी को दूसरा सोवियतलैंड नेहरू अवार्ड जब पहला सोवियतलैंड नेहरू अवार्ड मैं बताना चाहता हूँ अनुवाद के लिए दिया गया था, वो बच्चन जी को मिला था। बच्चन जी ने क्या किया, 64 रूसी कविताओं का अनुवाद हिंदी में किया था। तो उसी काम के लिए बच्चन जी को, हरिवंश राय बच्चन जी को सोवियतलैंड नेहरू अवार्ड 1966 में मिला था, और वो वहाँ गए थे। उन्होंने अपनी आत्मकथा में इसका जिक्र भी किया है। बच्चन जी की एक पंक्ति मैं ज़रूर कोट करना चाहता हूँ अनुवाद के बारे में। उन्होंने लिखा था, क्योंकि जब अनुवाद उन्होंने अंग्रेजी से भी अनुवाद हिंदी में किया, हालांकि वो रूसी कविताओं का अनुवाद अंग्रेजी से किया था क्योंकि रूसियों ने आती नहीं थी। तो उन्होंने बहुत अच्छी बात अनुवाद के संदर्भ में लिखी कि भूस भरे गिद्ध से फुदकती हुई चिड़िया ज़्यादा अच्छी लगती है। यानी ऐसा गिद्ध जो भूस में प्राणी नहीं है, अनुवाद तो कर दिया लेकिन वो समझ नहीं आ रहा लोगों को पढ़ते हुए, तो फुदकती हुई चिड़िया ज़्यादा अच्छी है। तो इसका मतलब था प्राण होना चाहिए। अनुवाद अच्छा वही माना जाता है जिसको पढ़ते समय आपको ये लगे ही नहीं कि अनुवाद हुआ, वो लगे कि वो ओरिजिनल आप पढ़ रहे हैं। और ये जादुई यथार्थवाद की जो बात चल रही थी, हमारे सोमेश्वर जी कह रहे थे, इसमें भी अंबर परियां 2 शब्द हैं। एक तो अंबर जो इसका नायक है वो संयोग से वो प्रोफेसर हैं, हालांकि कुछ जगह लिखा हुआ है कि उनकी आत्मकथा है, क्योंकि वास्तव में जो इसके लेखक वो प्रोफेसर भी हैं, और इसमें जो उपन्यास का नायक है वो भी प्रोफेसर है, और वो पंजाबी भाषा का है, संयोग से वो पंजाबी भाषा के हैं। लेकिन बहुत से जो परियां उनके जीवन में आई, उनका लेखा जोखा, अब परियां जो है वो मैजिकल रियलिज्म की बात है। क्योंकि मैं तीसरी कसम का, वाजपेयी जी बैठे हैं, उसमें एक प्रसंग आता है परी का कि फणीश्वरनाथ रेणु की कहानी तीसरी कसम, आप ज़रूर पढ़िएगा और फिल्म भी देखिएगा। तो वो रेणु ने लिखा है कि जो हीरामन है, हालांकि वो राज कपूर ने भूमिका, वो तो बिल्कुल अंग्रेज लगते थे, लेकिन उसमें रेणु ने लिखा है कि 40 साल का काला कलूटा हीरामन, लेकिन वास्तव में फिल्म में देखें तो राज कपूर तो बिल्कुल गोरा, तो अंग्रेज लगते थे। खैर फिल्मों में थोड़ा चेंज किया जाता है। अब वो बैलगाड़ी में एक सवारी को लेके जा रहा है, लेकिन पता है नहीं गया कि सवारी है क्या है, सामान है क्या, लाद दिया गया है। अब राज कपूर डरा हुआ है कि भाई इसमें ऐसा तो नहीं कि भूत प्रेत हो जाए, कि डर भी लगता है गाँव में। तो जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो वो पर्दा हल्का सा खुलता है, वो देखता है वहीदा रहमान है, अरे ये तो परी है। तो वही जादुई परी, उसके जीवन में वो काला कलूटा था, उसके जीवन में तो एक ऐसी सुंदर स्त्री को देखना, परियों जैसी कल्पना करता। तो आप तीसरी कसम फिल्म को भी देखें तो जादुई यथार्थ, और आप लोग बहुत से नावल भी पढ़ते हैं और उसमें फैंटेसी की बात होती है, जो हैरी पॉटर वाली बात है, तो वो वास्तव में फैंटेसी है। और वो जो रियलिज्म वाली बात है, मैजिकल रियलिज्म, वो अलग है। वो मार्केज ने इसको बढ़ावा दिया है, क्योंकि उसमें है कि जो यथार्थ के पात्र हैं उनके जीवन में कुछ काल्पनिक घटनाएं ऐसी आती हैं जो सपने देखते हैं कि ऐसा हो सकता। तो ये एक अंतर होता है। अब वो हैरी पॉटर की सारी सीरीज आपने देखी होंगी तो सारी काल्पनिक है, पूरी तरह से काल्पनिक है। इसमें मैंने पढ़ा, ये पूरा उपन्यास लगभग 3/4 पढ़ लिया था, तो मैं बधाई इसलिए सर को देता हूँ कि पंजाबी भाषा के बहुत से वाक्य उन्होंने एज इट इज़ कोट किए हैं। जैसे कि एक जगह प्रोफेसर साहब का ट्रांसफ़र हो गया और सामान लेके जा रहे हैं, लेकिन जहाँ पर वो चेकिंग हो रही है, क्योंकि पंजाब और उधर जम्मू कश्मीर में क्या होता है, चेकिंग अभी बहुत ज़्यादा होती। तो वो जब चेकिंग, वो दरोगा साहब पूछते हैं, क्यों प्रोफेसर साहब की गल है, तो बदली हो गई। तो मतलब यहाँ देखिए पंजाबी में लिखा है लेकिन समझ आता है। गल जो है एक गाना, मतलब बात है, आनंद बख्शी ने भी लिखा है, और इरशाद कामिल का तो गाना बड़ा ही मशहूर हुआ, दिल दियाँ गल्लां करांगे नाल नाल बैठ के। तो ये पंजाबी को भी लोकप्रिय बनाने में फिल्मों का भी बहुत बड़ा योगदान है। और इसमें कई ऐसे शब्द हैं जो आपको पहली बार, अब उसमें जैसे मैं एक घटना ज़रूर उल्लेख करना चाहता हूँ, क्योंकि इसमें होता क्या है कि जो नायक हैं प्रोफेसर अंबर, उनके जीवन में पत्नी का नाम किरणजीत है, और उसको वो पहले पोस्ट ग्रेजुएट कराते हैं, एमए कराते हैं, फिर उसको पीएचडी करवाते हैं। कितना बड़ा योगदान लगता है, कितना बड़ा योगदान है कि अपनी पत्नी के लिए पूरा समर्पित होकर काम कर रहा है व्यक्ति, कि एमए कराया, फिर पीएचडी कराई, फिर उसकी सर्विस के लिए भी कोशिश की और नौकरी भी लगवा दी। और नौकरी लगवाने के साथ उसके 2 बच्चे भी हैं, एक शीरी और बेटी का क्या नाम है, नूरत। बेटी का नाम नूरत है। छोटे बच्चे हैं, कोई 8, 10, 12 साल के ऐसे बच्चे हैं।
अब आप देखिए कि उसको पत्नी से नफरत नहीं है, लेकिन दिल से प्रेम नहीं है। उसके जीवन में एक और, हालांकि कई औरतें आती हैं, तो उसके मैं कई बार सोचता हूँ मेरे नाम जोकर वाली स्थिति भी है कि वो पहले अपनी टीचर से प्रेम करता है, फिर वो एक और साथ में, और अंत में वो एक रशियन लेडी से भी, लेकिन वो सब छोड़ के जाती है। लेकिन यहाँ उल्टा है, यहाँ प्रोफेसर साहब छोड़ के जा रहे हैं, तो ये थोड़ा अंतर भी है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, जब पत्नी को पता लगता है और एक दिन वो कहता है, प्रोफेसर साहब कहते हैं कि भाई मेरे जीवन में जोया आ गई है। अच्छा, एक चीज़ और है, जोया वो पंजाबी औरत है, लेकिन नाम ऐसे लगता है मुस्लिम, क्योंकि जोया कौर है पूरा नाम उसका। तो ये भी एक नयापन है कि हम लोग एडॉप्ट करते हैं भाषा को भी, उस सद्भावना वाला काम किया उन्होंने, वो बहुत अच्छी बात है। तो वो अपनी पत्नी से कहते हैं, किरणजीत से, कि भाई मैं तुमसे तलाक चाहता हूँ और जोया से मैं शादी करना चाहता हूँ, क्योंकि वो भी मुझे बहुत मोहब्बत करती है और मैं उसको बहुत प्रेम करता हूँ, और मेरे लिए तो वो एक पैर पे खड़ी हुई है और लगातार इंतज़ार कर रही है, और वो उससे 10 साल उम्र में छोटी भी है, लेकिन उसके बावजूद भी इसलिए प्यार करती है कि प्रोफेसर साहब के वो जो एक जादुई एक उनका पढ़ाने का तरीका, लिखने का तरीका, वो एंकरिंग भी करते थे दूरदर्शन, तो उसकी वजह से प्रभावित थी। तो होता है कि जब वो प्यार तो अंधा होता ही है, जब प्यार होता है उसमें नहीं देखा जाता कि शादीशुदा है। तो ऐसा कई उदाहरण देखे गए हैं, शादीशुदा से लोग शादी करते हैं, धर्मेंद्र भी उसके उदाहरण हैं, एनीवे बहुत से। तो वो औरत बड़ी नाराज़ होती है, वो कहती है, वो अब देखिए एक औरत को जब ये पता लग जाए कि उसका पति किसी और औरत के साथ प्रेम कर रहा है और मुझे छोड़ना चाहता है और उसके आगोश में जाना चाहता है, तो यहाँ साहिर ने एक औरत की व्यथा को कितने सुंदर शब्दों में बयां किया है। आंखें फिल्म का एक गीत है, औरों गैरों पे करम अपनों पे सितम, उसके 20 की लाइन मैं कोट करना चाहता हूँ। गैरों के थिरकते सानों, सानों मतलब कंधे, गैरों के थिरकते सानों पर ये हाथ गवारा कैसे करे। एक पुरुष दूसरी औरत के, जो उसकी प्रेमिका, उस पर हाथ रख दे तो पत्नी तो बिल्कुल आग बबूला हो जाएगी। तो गैरों के थिरकते सानों पर ये हाथ गवारा कैसे करे, हर बात गवारा है, लेकिन ये बात गवारा कैसे करे। तो ये हर पत्नी के मन में ये चाहत होती है कि वो तो पति परमेश्वर मानती है, 7 जन्म का साथ मानती है, और पति तो उससे भी बढ़ करके, वो तो एक एस.एच. बिहारी का एक बड़ा सुंदर गीत है, मैं बचपन से मुझे पसंद था, उसकी 2 लाइनें हैं, तुम्हारे हुस्न की तारीफ आईना भी करे, कसम खुदा की तोड़ दूं उसको। तो पुरुष ज़्यादा दम्भी है, पुरुष ज़्यादा पोजीशन में रखता है। तो मुझे लगता है लेकिन भारतीय संस्कार हमारे ऐसे हैं, जैसे उन्होंने लिखा, फिर वो लौट के आता है, क्योंकि वो फैंटेसी थी, परियां उसके जीवन में, वो जवानी का आलम होता है तो उसमें परियां ही सब दिखाई पड़ती हैं, लेकिन हकीकत तो फिर वो लौट के आता अपने परिवार के पास, अपने बच्चों के पास। लेकिन बलजीत जी से मेरी बात हो रही थी, कह रहे मैंने इस उपन्यास के माध्यम से कोशिश की है कि जो विरह हो रहा है, क्योंकि पहले उसके जीवन में 3-4 परियां आती है, वो सबसे मिलता है फिर छोड़ता है, और जोया के साथ तो लगातार कोशिश करता है, वो तलाक लेने को भी राजी हो जाती है, पत्नी भी कहती है ठीक है जब तलाक दे दूंगी, लेकिन बाद में ऐसा नहीं होता, वो उसको भी छोड़ देता है। तो कहते हैं कि मैंने इस सेपरेशन को सेलिब्रेशन के तौर पर इसमें प्रदर्शित किया है, और ये यूरोप में, अमेरिका में तो होता है, हमारे यहाँ पर अगर तलाक हो जाए तो उसके बाद पत्नी मुँह नहीं देखती पति का, लेकिन यूरोप में ऐसा नहीं है, वो गुलदस्ता लेके उसके अगले जन्मदिन पर जाएगा और बैठ के केक भी खाते हैं, वो मैंने देखा भी है रशिया में। लेकिन हमारे यहाँ तो वो केक की बजाय तो फिर वो स्नेक छोड़ देगी पत्नी आपके ऊपर, जो मुझे लगता है। तो एनीवे मैं सुभाष जी को बहुत बधाई देता हूँ, बहुत सुंदर काम किया, पंजाबी में जो अनुवाद किया है, और मैं बच्चों से भी चाहूँगा कि आपके लाइब्रेरी में अगर आए, मैं ये तो नहीं कहता खरीदें, लेकिन यह है कि लाइब्रेरी में किताबें होती हैं, अंबर परियाँ, तो ये बलजीत जी की किताब है, अनुवाद सुभाष जी ने किया है, नीरू साहब ने, वो खुद बड़े एक लेखक और अनुवादक हैं। तो आप लोग भी पढ़ें, आनंद आएगा, और मनोरंजन तो खैर है ही है, फैंटेसी तो है ही है, लेकिन आपको भाषा का भी पता लगेगा। जी, थैंक यू। धन्यवाद सर, बिल्कुल सही, जैसा आपने कहा, इससे मिलती जुलती कहानियाँ हमारी हिंदी फिल्मों में भी हैं, चाहे वो तीसरी कसम की बात हो। और मैं इस जो उपन्यास में आपको, क्योंकि पंजाबी समाज की कहानी है, पंजाबी समाज चुटकुलों के बिना हो ही नहीं सकता, तो वो जो सेंस ऑफ ह्यूमर है वो इसमें भी परिलक्षित होती है। इस उपन्यास में आपको हर जो हमारे जीवन का दृष्टिकोण है वो मिलेगा, हर जीवन का जो पहलू है वो मिलेगा। इसमें आप देखिए, जो लोग
दिल्ली से जब नीचे हम जाते हैं पंजाब हरियाणा की तरफ तो देखते हैं कि घरों के ऊपर बड़ी बड़ी टंकियां बनी होती हैं अलग अलग, कोई जीप की शक्ल की, कोई जहाज की शक्ल की। और तो इसमें एक जगह जिक्र आता है कि जहाज की ओर देखता अंबर दुआबों के जाटों की कारीगरी पर मुस्कुराने लगा। उस्तादों ने बजाज चेतक स्कूटरों के पुराने इंजन फिट कर रखे हैं। उसने मन ही मन कहा, पर यह स्टार्ट क्यों नहीं हो रहा है। एक वो जो सीमेंटेड जहाज है उसको देख के वो सोच रहा है। उसने जहाज को टेढ़ा करके किक मारी, सचमुच जहाज चालू हो गया। तो ये देखिए उपन्यास का कितना खूबसूरत प्रस्तुतिकरण है, और सुभाष जी ने उसको अनुवाद में भी ज्यों का त्यों बनाए रखा है कि बजाज चेतक और वो टंकियां दोनों एक दूसरे के अपना एक इतिहास लिए हुए हैं। और आपके सामने वो छवि आ जाती है कि जब कहा जाता कि भाई कोई चीज़ स्टार्ट क्यों नहीं हो रही, कहते आपको नहीं पता है, पंजाब में तो हम ऐसे ही स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा टेढ़ा करो फिर दोबारा किक मारो और स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जो है आपको उपन्यास जो है वो भारीपन नहीं आने देता। जहाँ विवाह और विवाहेतर कल्पनाओं में जो उसके संबंध बनते हैं, परियों के बारे में वो जो सोचता है, वो कहीं आपको एक और ले जाता प्रतीत होता है। बीच में जो ऐसे छोटे छोटे प्रसंग हैं वो आपको हल्का फुल्का बनाए रखते हैं, आपको एक सहजता देते हैं। और एक चीज़ जो मुझे अच्छी लगी, जैसे सर ने भी कहा कि अनुवाद जो है वो भाषा का खेल है, एक देवकी है तो दूसरा यशोदा है। सर ने कहा भी जाता है कि ट्रांसलेशन इज़ लाइक हैंडलिंग समबडी एल्स चाइल्ड, किसी और के बच्चे को आप हैंडल कर रहे हैं जो, लेकिन आपको इतने केयरफुली हैंडल करना है कि बच्चा परेशान ना हो, रोए ना। तो उस भाषा में चलते चलते जब आप ये सब काम करते हैं, वो एक भाषा से दूसरी भाषा में जब उसको पिरोते हैं, तो इन किस्सों को यथा स्वरूप रखने से उसकी जो सारगर्भिता के साथ साथ जो एक मनोरंजन की भावना है, जो उसमें बीच बीच में अंश हैं, वो बने रहते हैं। इसी में भाषा, आप लेखक का देखिए, क्योंकि प्रोफेसर हैं और उनका इतिहास के प्रति और पर्यावरण के प्रति, जब वो पंजाब का जिक्र करते हैं, जब जम्मू से निकल रहे हैं, रावी वाले पुल के ऊपर से निकलते हैं, तो वो सुंदरता का बखान करते हुए पंजाब को, क्योंकि वो मलेरकोटला की तरफ जा रहे हैं, तो वो पंजाब को कंपेयर करते हैं कि पंजाब में अब जो ये खेती आ गई, इसके कारण पहले पंजाब में भी टीले हुआ करते थे। इनको पहाड़ देखने इसलिए सुंदर लगते हैं क्योंकि पंजाब अब मैदान हो गया। हमने भी बचपन में सुना है, हमारे लुधियाना के पास ही एक उच्चा पिंड सुनेत हुआ करता था, तो ये उच्चा पिंड का मतलब ही होता था जो टीलों वाली ज़मीन होती थी। तो इसमें उन्होंने बड़ी बखूबी से जिक्र किया है कि जो हरित क्रांति आई उसने उन टीलों को ख़त्म कर दिया, सब प्लेन कर दिया। तो वो जो छोटे मोटे टीले शहरों में दिखते थे, जब कभी मेले लगा करते थे, लोग मिट्टी भरने जाया करते थे, उनका वो प्रसंग है इसमें। नदी का प्रसंग है, आगे और भी जो डेवलपमेंट्स होती हैं उसका प्रसंग लेके चलता है। सुभाष सर, मेरा फिर एक वही प्रश्न कि आपके लिए तो आपने कविताओं का भी अनुवाद किया है, उपन्यास का भी अनुवाद किया है, सहज है। ये जो उपन्यास है एक युवा प्रोफेसर के द्वारा एक युवा प्रोफेसर को ध्यान में रखकर उसकी सोच और उसकी फैंटेसी, जैसा डॉक्टर साहब ने भी कहा कि परियां को ध्यान में रखकर लिखा गया उपन्यास है। इस उपन्यास को इतना सार्थक अनुवाद देने के लिए बहुत बहुत बधाई। और इस उपन्यास के साथ अनुवाद के समय को जुड़ा ऐसा किस्सा जो आप हमसे साझा करना चाहें। मित्रों, कोई भी किताब अनुवाद करते समय अनुवादक और लेखक से पहले मैं एक पाठक होता हूँ, और हर किताब का एक अपना किस्सा होता है जो सबसे पहले पाठक को ही प्रभावित करता है। बाद में वो अनुवादक और लेखक के पास जाता है, वहाँ वो तर्क वितर्क होते हैं, तब जाकर कहीं बात आगे बढ़ती है। रोचक किस्सा इसकी किताब के साथ ये है कि ये किताब मेरे को मिली नहीं, और जब ये छपी और पंजाब में मैं रिव्यू पढ़ता था, अंबर परियां अंबर परियां अंबर परियां। अब आलोचनाएं पढ़ो या समीक्षाएं पढ़ो तो कई बार तो समीक्षाएं ऐसी होती हैं कि कुछ ज़्यादा ही बढ़कर की जाती हैं। अभी भाषा विभाग का भी पुरस्कार, हाँ, तो पुरस्कार तो मिले हैं इसको। तो
मेरे अंदर जो था सबसे पहले ये था कि भाई पंजाबी हूँ और पंजाबी के युवा पीढ़ी का लिखा हुआ उपन्यास है और मैं पढ़ूँ तो सही, इसमें है क्या, मतलब। तो मैंने दोनों पक्षों से पढ़ा, एक पंजाबी के रूप में भी और एक उसमें भी पढ़ा, हिंदी में भी। तो मुझे लगा कि नहीं, इसको हिंदी में, हिंदी के पाठकों के पास में आना चाहिए। और मैंने बलजिंदर से इसके बारे में बात की कि मैं इसका अनुवाद करना चाहता हूँ। उन्होंने कर लो वीर जी, कर लो आप। तो मैंने कहा कि भाई ऐसा है कि थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा, क्योंकि मैं अनुवाद बहुत धीमा करता हूँ और जब तक खुद को संतुष्टि नहीं होती मैं आगे नहीं बढ़ता हूँ। और बहुत से लेखक ऐसे हैं कि 4 दिन के बाद या महीने बाद पूछते हैं कितने तक पहुँचा जी, कहाँ तक पहुँचा सर जी। उनको बताना पड़ता है पेज नंबर 10 तक अभी अनुवाद हुआ है। लेकिन रोचक बात ये हुई कि बलजिंदर ने एक बार नहीं पूछा कि नीरव ये बता कि तू मेरी किताब का अनुवाद कर रहा है, कहाँ तक पहुँचा। उसने एक बार नहीं पूछा। जब ये किताब का अनुवाद हो गया, मैंने उसको अनुवाद भेज दिया, उसने पढ़ा, फिर भाषा पे डिस्कस थोड़ा सा हुआ और मैंने उससे पूछा यार तेरे अंदर वो उतावली क्यों नहीं नज़र आती कि मैं पूछूं तो सही अनुवादक से कि भाई तुम मेरी किताब को लेके बैठ गया तू 3 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, तू बात ही नहीं करता। एक बार नहीं पूछा। तो मैं कहने लगा कि भाई वो तेरा काम है, वो मेरा काम नहीं था। मेरा काम था उपन्यास लिख देना और तुम्हारा काम था अनुवाद करना, चाहे उसमें 2 साल लगते। और यही बात जब प्रकाशक ने इस किताब को रखा, 2.5 साल में छापा। मैंने उससे कहा बलजिंदर से, ये इसी उपन्यास के संदर्भ में रोचक बात बता रहा हूँ कि यार 2 साल हो गए, बड़ा प्रकाशक है वो, अभी तक कोई हाँ मैं छापूंगा अभी तक छाप नहीं रहा है, तो क्या है मतलब है, यहाँ तो 3 महीने में किताब छप जाती है। तो बोला चाहे वो 4 साल में ना छापे, मैं नहीं कहूँगा किताब वापस देने। तो उसके अंदर जो लेखक के अंदर जो धैर्य है, मैं पंजाबी के बहुत सारे राइटर्स में वो धैर्य नहीं पाता हूँ। तो ये सबसे मेरे अनुवाद यात्रा में रोचक बात यह है कि मुझे इस लेखक ने कभी ये नहीं कहा किंतु परंतु का, मेरे अनुवाद में भी नहीं किया उसने। और इतना पैशंस था कि नीरव के पास किताब गई है, ये चाहे 2 साल में करे चाहे 6 महीने में करे, ये करेगा अपना काम, जिसको आता है। मैंने अपना काम कर दिया, उपन्यास लिख दिया पंजाबी में, पंजाबी पाठकों तक चला गया। हिंदी में लाना है नीरव का काम है, वो जाने जैसे मिल जाए। आपको कितना टाइम लगा इसका? मेरे को कम से कम 1 साल लग गया। उनके अंतिम में जो गगन बाबा आते हैं, उस एपिसोड में लेखक की जो प्रवृत्ति है वो भी झलकती है। जो अभी आपने कहा वो उसको तस्दीक करती है कि जब गगन बाबा आते हैं और ये उनके पास पूछते हैं, बड़े अच्छे पहुँचे हुए बाबा हैं, उनसे जानकारी लेने के लिए पहुँचते हैं, तो उनको जब कहा जाता है कि गगन बाबा जी ने गांव का एक बड़ा अलाव जलाकर उसकी रक्षा की जिम्मेवारी एक बुजुर्ग को सौंपने का सुझाव दिया। बाबा जी, यह जिम्मेदारी भी अब आप ही उठाएंगे। आपको 3 समय का भोजन गांव का हर घर बारी बारी दे दिया करेगा। धूने के पास बालन का बड़ा ढेर लग जाएगा। गांव के लोगों ने विनती की। ये एक एटीट्यूड है कि बाबा जी जो काम आपको दे दिया है वो आप जानो, बाकी साधन हम जुटा देंगे, आप जानिए, आपका काम जाने। मित्रों, ये जो अंबर परियां हैं, इसको ज़रूर पढ़िए। इसके बारे में क्योंकि समीक्षा सुरजीत पात्र जी ने लिखी है, मैं उन्हीं की कुछ लाइनों के साथ इसको समाप्त करना चाहूँगा चर्चा को। समय हो चुका है कि हर एक दुर्घटना व हर प्रतिमिलन पर, जब बुत हो जाता है, कविता से है पंक्तियाँ, हर एक दुर्घटना व हर प्रतिमिलन पर, हर एक बदचलनी व हर सच्चित्र पर, हर एक बदचलनी व हर चरित्र पर देख कर बिट बिट बस मुस्कुराएगा। आदमी कई बार बुत हो जाता है। बुत को न आंसू कभी, बुत को न गुस्सा कभी आएगा। ठीक है, तो ये अंत में जो अंबर वापस परिवार की ओर लौट आता है, अपनी कल्पनाओं से बाहर निकलकर, फैंटेसी से बाहर निकलकर परियों को छोड़ते हुए, ये वही है कि उसको एहसास हो जाता है। मैं चाहूँगा अध्यक्ष हमारे डॉक्टर इंद्रजीत सिंह जी से छोटा सा एक मिनट का एक कंक्लूडिंग रिमार्क्स प्लीज। धन्यवाद सोमेश्वर जी।
हर अच्छा लेखक जो है संवेदना जगाने की बात करता है, सद्भावना की बात करता है, प्रेम और मनुष्यता की बात करता है। इसमें भी एक रेफरेंस आया, बच्चे हिस्ट्री में भी पढ़ते होंगे, कि मलेरकोटला से ही जुड़ा हुआ है, क्योंकि नायक रहने वाले मलेरकोटला, और मलेरकोटला एक ऐतिहासिक स्थल है। उसमें 1704 में गुरु गोविंद सिंह जी के जो दो साहबजादे जोरावर सिंह फतेह सिंह को दीवार में चुनवा गया था, तो उस ज़माने में जो वहाँ के हेड थे उन्होंने उसका विरोध किया था, शेख मोहम्मद का, वो भी इसमें जिक्र आया है। तो ये एक सद्भावना वाली बात है। और एक जो विशेष बात मैं बताना चाहता हूँ कि मलेरकोटला ही एक ऐसी जगह है जहाँ 1947 में पूरे दंगे हुए, लेकिन वहाँ पर नहीं हुआ, इसलिए कि गुरु गोविंद सिंह ने उसे ब्लेस किया था कि वो एक ऐसा गाँव जिसका जो हेड है, जो शेख मोहम्मद खुद मुसलमान है, लेकिन उसने इस बात का विरोध किया कि बच्चों को दीवार में नहीं चुनवाया। इस वजह से वहाँ की सारी संगत जो है उनको बड़ा नमन करती थी, वहाँ की जनता को भी, और आज तक कभी भी वहाँ पर नहीं हुआ। तो एक बड़ा लेखक जो है हमेशा सद्भावना की बात करता है। और फिर से नीरव जी, आपको बहुत बहुत बधाई, और इस लेखक के बलजिंदर सिंह जी को तो बधाई है ही है। और हमारी ऑडियंस में जो हमारी युवा पीढ़ी मौजूद है और सारे प्रोफेसर्स मौजूद हैं, मैं उन सबका भी आभार व्यक्त करता हूं। और बहुत अच्छी चर्चा परिचर्चा हुई, और मुझे लगता है कि आप भी इन अंबर की परियों तक पहुंचने का इस किताब के माध्यम से कोशिश करेंगे। फिर से एक बार आप सबका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद सर, धन्यवाद डॉक्टर इंद्रजीत सिंह जी, धन्यवाद सुभाष जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। आप लोगों से गुजारिश है, कृपया 2 मिनट और